आज हम लोग बात करेंगे कि सही अप्रोच क्या होनी चाहिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, अगर आप इलेक्ट्रिकल मशीन्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहते हैं। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी तरीके का कंपटीशन एग्जाम देते हो, गेट का एग्जाम देते हो या फिर आप इवन बीटेक का भी कोई भी एग्जाम दे रहे हो, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल, अगर आप एक इंजीनियर हो तो न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने पड़ेंगे किसी ना किसी तरीके से। किसी ना किसी सब्जेक्ट के न्यूमेरिकल आपको हर दिन फेस करने ही पड़ते हैं। तो यहाँ मैं इस लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा, कुछ ऐसे तरीका बताऊंगा, एक बेस्ट टेक्निक बताऊंगा जिससे आप किसी भी तरीके का कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। और ये टेक्निक बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है, जैसे कि एक डिटेक्टिव किसी केस को सॉल्व करता है। आपने मूवीज़ में देखा होगा कि डिटेक्टिव्स उसमें केस सॉल्व करते हैं, या फिर पुलिस इंस्पेक्टर या सीबीआई, जो भी अलग अलग चीज़ें हैं, वो लोग केस सॉल्व करते हैं, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स केस सॉल्व करते हैं। तो वो लोग जो टेक्निक अपनाते हैं, उसी टेक्निक से हम लोग क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीके के ऊपर काम करेंगे और सीखेंगे कि वहां से हम लोग कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, जो फॉर्मूला है, जो टेक्निक है, वो कुछ इस तरीके से है। यानी कि कभी भी अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करना जा रहे हैं तो आपको ये सीरीज या ये सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं। गिवन, यानी सबसे पहले आपको नोट करना है कि तुम्हें दे क्या क्या रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको गिवन पता करना है, आपको एक लिख लेना है, जैसे कि बिल्कुल वैसे ही जैसे डिटेक्टिव होते हैं, अगर वो किसी क्राइम सीन पे जाते हैं तो वह जहाँ के वहाँ पे जाके वो जितने भी ऐसी चीजें होती हैं माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल, उन सबको नोट करते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही आपको क्वेश्चन पढ़ते समय ध्यान रखना, क्वेश्चन जब आप पहली बार पढ़ रहे हो तभी नोट करना शुरू कर दो। ऐसा मत करो कि पहले आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, देन आपने दोबारा उस क्वेश्चन को पढ़ा तो फिर उसमें डिटेल नोट करी, नहीं, इससे आपका समय खराब होगा। और गेट का एग्जाम या कोई भी ऐसा एग्जाम जहां पे टाइम क्रिटिकल होता है, वहां पे आपको एक ही बार क्वेश्चन पढ़ के गिवन लिख लेना चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले आपको गिवन लिख लेना है, यानी कि वो सारी माइन्यूट डिटेल्स, यानी कि ऑल दी डिटेल्स। ठीक है, जितनी भी तुम्हारे पास जितनी भी डिटेल्स हैं उन सबको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल, यानी कि स्मॉलेस्ट डिटेल भी आपको नोट करनी है, स्मॉलेस्ट डिटेल। ठीक, ओके। तो सबसे पहले आपने क्या करा, आपने गिवन नोट कर लिया। उसके बाद देन जी के बाद आता है एफ। फिर आपको नोट करना है कि फाइंड क्या है, यानी कि जैसे आपने माइन्यूट डिटेल नोट कर ली क्राइम सीन की, अब आपको पता करना है कि भाई मर्डर किसने किया है। तो बिल्कुल वैसे ही आपको मर्डर देखना है, आपको किडनैपिंग देखनी है, जो भी चीज़ है। तो यानी कि फाइंड क्या करना है। अल्टीमेटली जब आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हो तो हमारा मेन गोल क्या है, यानी कि एम क्या है, एम निकालना क्या चाहते हैं, तो वो आ जाएगा फाइंड पे। ठीक, अब एक बार अगर तुम्हें गिवन पता चल गया, माइन्यूट डिटेल्स पता चल गई, तुम्हें क्या निकालना है ये पता चल गया, तब तुम्हें इन दोनों से जुड़ता हुआ, यानी कि गिवन डिटेल्स को और जो चीज फाइंड करनी है, इन दोनों से मैच करता हुआ फॉर्मूला नोट करना है, लिखना है वहां पे। तो फॉर्मूला जो होगा ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको आने चाहिए। देखो होता क्या है कि जब आप गेट का एग्जाम देते हो या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम को देते हो, इवन यहाँ फाइनल एग्जाम भी देते हो अपने बीटेक का, तो फॉर्मूले आप सबको पता होते हैं, लेकिन मेन बात होती है हम उस फॉर्मूले को यूज करना नहीं जानते हैं। मैं अपने स्टूडेंट को हर बार एडवाइस करता हूं कि आप लोग एक फॉर्मूला डायरी मेंटेन करो, जिसके अंदर जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड फॉर्मूले एक जगह इकट्ठे करते जाओ। इससे फायदा क्या होगा कि लास्ट मिनट जब आपका एग्जाम देने जाओगे या 1 आवर रह गया होगा या लास्ट नाइट की जो फाइट होती है, उसमें आप वो फॉर्मूले जो है उस बुकलेट से रिवाइज कर लोगे, और वो इससे आपके पास फॉर्मूले आ जाएंगे। जब तक फॉर्मूले नहीं है तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो एक बार आपको फॉर्मूला ये आपको पता होता है, लेकिन होता क्या है, फॉर्मूला जानने के बाद भी हम गेट के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते, न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाते। रीजन क्या होता है, हम लोग फॉर्मूला कैसे यूज करना है ये बात नहीं जानते हैं। तो इस अप्रोच में वो चीज सीखने को मिलेगी। तो सबसे पहले आपको गिवन लिखना है, देन आपको क्या फाइंड करना है ये लिखना है, देन इन दोनों से जुड़ा हुआ, यानी कि ऐसा फॉर्मूला जो तुम्हें गिवन है, माइन्यूट डिटेल्स उनको और जो चीज निकालनी है, इन दोनों को जोड़ने वाला फॉर्मूला लिखना है। जब ये तीनों चीजें लिख लोगे, देन बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप आता है जहां पे आपका दिमाग लगेगा, वो है कनेक्ट करना। यानी कि अब आपको कनेक्ट करना है गिवन, फाइंड और फॉर्मूला, ये तीन चीजें, यानी कि जी, एफ और एफ, इन तीनों को कनेक्ट करना है और इन तीनों को कनेक्ट करके आपको क्वेश्चन करना है सॉल्व। यानी कि ये वाला जो स्टेप है, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी कि जो भी हमने लिखा है उन सब का इस्तेमाल करते हुए इस केस को सॉल्व करेंगे, और जो भी हमारा जो सस्पेक्ट है, यानी कि जिसको निकालना था, वो हम सॉल्व करके उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है, लास्ट स्टेप जो आता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो ऊपर के स्टेप है ये आपको बहुत सारी जगह देखने को मिल जाएंगे, बहुत बार आपने पढ़े होंगे, लेकिन लास्ट स्टेप जो होता है वो बहुत ही क्रूशियल हो जाता है। और यहीं से यहाँ पे तुम्हारी आती है वेरीफाई कह सकते हो, यहाँ से आप करते हो लर्निंग। यानी कि एक बात याद रखो, क्वेश्चन सॉल्व करने का केवल आपका ये मकसद नहीं होना चाहिए कि आपको आंसर निकाल दिया है। क्वेश्चन सॉल्व करने का आपका मेन मकसद होना चाहिए कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके हमने सीखा क्या। ठीक है, बात समझ में आ रही। तो हर बार जब भी आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करें, तो ये जो ऊपर के 4 स्टेप मैंने बताए हैं, जब यहाँ पे पहुंचोगे चौथे स्टेप पे, तो तुम्हारे पास आंसर निकल के आ गया होगा। लेकिन जो 5th स्टेप है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यही स्टेप एक
टॉपर, एक कह सकते हैं एक परफेक्ट इंजीनियर में और एक मेडियोकर या फिर कैसे अमेच्योर इंजीनियर में डिफरेंस क्रिएट करता है लर्निंग। यानी कि आपने जो न्यूमेरिकल सॉल्व करा उसको एक तो वेरीफाई करो कि जो तुमने सीखा है, जो पढ़ा है, क्या उससे आंसर मैच कर रहा है। यहाँ पे हम आपका यूज होगा कॉमन सेंस, यहाँ पे आपका कॉमन सेंस यूज होगा। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के तौर पे अगर आप कोई कंडक्टर ले रहे हो तो उसका रेजिस्टेंस जो है अगर आपने निकाला फॉर्मूला यूज करके और उसकी वैल्यू 1000 ओम आ गई, तो क्या ये संभव है? ये कभी भी संभव नहीं है। किसी भी कंडक्टर का 1000 ओम रेजिस्टेंस नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। तो यानी कि आंसर कहीं गलत है। तो यहाँ पे आपका कॉमन सेंस, आपकी नॉलेज चेक होगी। प्लस अगर आपको कोई स्पेशल केस मिलता है, यानी कि आपने एक नया चीज फाइंड करी है, ठीक, और वो आंसर सही भी है, तो वहां से आपको मिलेगी लर्निंग, यानी कि वहां से आप सीखोगे। तो हर न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद अपने आप से ये क्वेश्चन जरूर पूछो कि क्या ये कॉमन सेंस के हिसाब से या जो भी तुमने पढ़ा है उसके हिसाब से क्या ये ठीक आंसर है, और अगर है या अगर कोई अलग है तो तुमने इसमें से क्या पूरे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के टाइम क्या कोई खास चीज ऐसी मिली जो तुमने जब थ्योरी पढ़ी थी तब तुमने नहीं सीखी थी। ये चीजें आपको जरूर अपने आप से पूछनी चाहिए, यानी कि ये क्वेश्चन तुम्हें अपने आप से जरूर करना चाहिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद कि मैंने सीखा क्या इस पूरे टॉपिक से। क्या मैंने कोई ऐसी चीज फाइंड करी जो मैंने जब क्लास में पढ़ा था या बुक में पढ़ा था या थ्योरी पढ़ी थी या वीडियो लेक्चर्स देखे थे तब वहां ये चीज नहीं सीखी थी। ठीक, तो ये चीज तुम्हारी लर्निंग में काउंट होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको इस पूरे सेम स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए हम लोग 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कितनी इंप्लीमेंटेबल है और कितना इजीली हम ये कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे सामने एक क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ना नहीं शुरू कर देना है, आपको तुरंत लिखना है गिवन। ठीक है, तो पहले आप लिखोगे गिवन। ठीक, जी, तो जी क्या है गिवन भाई, 220 वोल्ट की डीसी है, डीसी शंट है। तो देखो एक तो तुम्हें पता चल गया कि वीटी, ठीक है, वीटी कितनी है 220 दे रखा है। दूसरा क्या पता चल गया, डीसी शंट मोटर है, बहुत इंपॉर्टेंट, डीसी शंट मोटर है। और क्या पता चला, ठीक, एक पॉइंट ये पता चल गया, इसको इस तरीके से बना ले रहे हैं डॉट में, एक ये क्लू पता चल गया, रन सेट 500 आरपीएम व्हेन द आर्मेचर करंट इज 50। अब देखो एन, एक स्पीड पता चल गई कितनी है 500 आरपीएम पे, ठीक है, और दूसरा क्या दे रखा है, आर्मेचर करंट 50 दे रखा है, यानी कि ये जिस पे चल रही आई ए दे रखा है 50 एम्पेयर। ये बात पता चल गई यहां तक। ठीक, नेक्स्ट क्या पता चला, कैलकुलेट द स्पीड। अब देखो यही कैलकुलेट का मतलब आ गया फाइंड, तो यहां पे फाइंड लिख लो, फाइंड। तो फाइंड क्या करना है, तुम्हें स्पीड निकालनी है एन, ठीक, एक स्पीड दे रखी है तो इसे n1 कर लो, इसे n2 कर लो। स्पीड निकालनी इफ द टॉर्क इज डबल्ड, तो n2 निकालनी कब, जब t, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये t1 पे है तो ये t2 जो है वो कितना हो जा रहा है, 2 टाइम्स हो जा रहा है t1 के। ठीक, यानी कि टॉर्क इज डबल्ड हो जा रहा है। ठीक, और अच्छा एक चीज और दे रखी है, आर ए की वैल्यू दे रखी है 0.2 ओम। क्लियर हो गया। तो देखो अब तुम्हारे पास गिवन पता चल गया तुम्हें क्या क्या चीजें दे रखी हैं, तुम्हें क्या पता करना है, कंडीशन पता चल गई, यानी कि स्पीड निकालनी है और कब निकालनी है, जब टॉर्क जो है वो 2 टाइम्स हो जा रहा है, इनिशियल टॉर्क के t1 के 2 टाइम्स है। ठीक, यहां तक पता चल गया। अब हम लिखेंगे, इंपॉर्टेंट स्टेप आता है फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला क्या लिखना है, तो देखो फॉर्मूले के लिए आपको स्पीड का फॉर्मूला, डीसी शंट मोटर की स्पीड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो स्पीड का फॉर्मूला एन हम लोग पढ़ते आए हैं, एन इक्वल टू होता है वीटी माइनस का आई ए आर ए डिवाइड बाई के फाई होता है। ठीक है, अब क्योंकि इसमें 2 स्पीड की बात हो रही है n1 n2, तो फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। अच्छा देखो, क्योंकि डीसी शंट मोटर है और किसी भी तरीके की यहाँ पे फ्लक्स कंट्रोलिंग की बात नहीं हुई है, यानी कि ये वाला पोर्शन जो है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कांस्टेंट। ठीक है, ये हो जाएगा कांस्टेंट। तो ये अगर कांस्टेंट हो गया तो फॉर्मूला अगर हम लोग n1 बाई n2 कर सकते हैं। ठीक, तो इसको लिख लेते हैं, n1 इक्वल टू, यहाँ पे n1 आ जाएगा वीटी माइनस का आई ए वन इंटू आर ए वन डिवाइड बाई के फाई वन। ठीक है, डिवाइड बाई n2 इक्वल टू वीटी सॉरी माइनस का आई ए टू आर ए टू डिवाइड बाई के फाई टू। अब देखो क्योंकि हमने किसी भी तरीके का इस क्वेश्चन में नहीं दे रखा है कि फ्लक्स चेंज हो रहा है, ठीक, तो आपको क्या करना है, फ्लक्स क्योंकि कांस्टेंट है तो के फाई टू के फाई वन ये सब कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों बराबर होंगे, फाई वन इक्वल टू फाई टू आ गया। किसी भी तरीके का रेजिस्टेंस भी चेंज नहीं कर रहे हैं तो आर ए वन इक्वल टू आर ए टू आ गया। ठीक, ये हो गया, तो यानी कि आर ए वन और आर ए टू बराबर हो गए। ठीक है, तो इसको भी आर ए वन कर लो। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब बात आती है, अब यहाँ पे जो तुमने गिवन डिटेल्स है, अब बात आती है कनेक्ट करने की। ठीक, इंपॉर्टेंट स्टेप जो 4th स्टेप था, कनेक्ट करो। कनेक्ट में क्या करना है, आपको बस वैल्यूज पुट करनी है। ठीक, तो तुम्हें n1 की वैल्यू कितनी दे रखी थी, n1 की वैल्यू आपको दे रखी 500 आरपीएम। ठीक, 500 रख दी। वीटी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 220 वोल्ट दी हुई है, 220 वोल्ट दी, उसको ऐसी सेम प्लेस कर दिया 220, यही यहाँ पे भी 220 है। ठीक है, IA1 कितना दे रखा है, IA1 दे रखा है तुम्हें 50 एम्पेयर। ठीक, तो यहाँ पे 50 एम्पेयर मार्क कर दिया 50। RA कितना दे रखा है 0.2 ओम। ठीक, तो 0.2 मार्क कर दिया 0.2 ओम।
ये भी 0.2 ओम। अब IA1 और IA2 क्या ये दोनों इक्वल होंगे? तो इसके लिए कंडीशन दे रखी है। एक कंडीशन और क्या दी गिवन में दी है कि भाई हमें निकाल रहे हैं स्पीड निकालनी है जब T2 इक्वल टू 2 टाइम्स T1 हो जाता है। अब देखो तुम्हें एक फॉर्मूला तुम्हें स्पीड का पता चल गया। अब लेकिन हमारे पास देखो दो अननोन है, एक मेरे पास IA2 अननोन है और एक है N2 अननोन है। ठीक, समझ में आ गई बात? ये दोनों कैंसिल हो चुके हैं। अब देखो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक और फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। वो फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क का फॉर्मूला। हम जानते हैं कि टॉर्क जो होता है डीसी शंट मोटर में डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है करंट के। ठीक, तो अगर हम 2 टाइम्स टॉर्क को कर रहे हैं तो करंट भी 2 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? देखो जैसे कि T2 क्या है 2 टाइम्स T1 है, तो करंट भी क्या होगा, यानी कि I2 कितना हो जाएगा, I2 भी हो जाएगा 2 टाइम्स I1। ठीक, तो इसीलिए क्या हो गया, करंट जो होगा यानी कि IA जो निकाला है तुमने, IA1 कह सकता है इसे, IA1 जो 50 एम्पेयर था तो IA2 कितना हो जाएगा भाई, 100 टाइम्स हो जाएगा। ठीक, 100 हो जाएगा, 100 एम्पेयर। तो यानी कि अब तुम्हें क्या मिल गया, इसकी वैल्यू मिल गई। IA2 की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई 100। बस अब सॉल्व कर लो, यानी क्या निकल के आएगा, 500 डिवाइड बाई N2 इक्वल टू 220 माइनस 50 इंटू 0.2। ठीक है, डिवाइड बाई 220 माइनस 100 इंटू 0.2। बात समझ में आ रही? क्लियर होगी? बोर्ड मास का रूल याद रखना, मल्टीप्लाई पहले करा जाता है फिर माइनस और फिर एडिशन। ये सब जो रूल हैं इनको याद रखना, इसमें गलती नहीं, ऐसा नहीं करना कि पहले माइनस कर दिया देन मल्टीप्लाई करो 0.2 से। इसके लिए ब्रैकेट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, सबसे अच्छा तरीका होता है ब्रैकेट का इस्तेमाल करें आप इस पूरे के लिए। ये क्योंकि एक क्वांटिटी है, ऐसे ये जो है एक क्वांटिटी, इसीलिए ब्रैकेट का इस्तेमाल करो, सबसे अच्छा रहेगा। बहुत सेफ खेलना है, ध्यान रखो। न्यूमेरिकल सॉल्व करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना हो जाए सही से सॉल्व करना है, क्योंकि अगर न्यूमेरिकल तुमने गलत सॉल्व करा तो 90% चांसेस होते हैं कि गेट में ऑप्शन दे रखा होगा, जो तुम गलती करोगे वो लोग जानते हैं कि तुम ये गलती करोगे और उसका ऑप्शन उन्होंने ऑलरेडी दिया होता है, तुरंत ही वहां पे चेक हो जाएगा। ठीक, इसीलिए ये चीज हमेशा याद रखो, जब भी आप दो प्रोडक्ट, बोर्ड मास का रूल हमेशा यूज करो और सबसे अच्छा है ब्रैकेट का इस्तेमाल करो। जब भी कहीं प्रोडक्ट में कोई चीज देखिए उसे ब्रैकेट में कर दो, इससे गलती होने के चांसेस जो होंगे वो काफी हद तक कम हो जाएंगे। ठीक है, तो जब इसे आप सॉल्व करेंगे, सिंपल सा यहाँ पे इसको शफल करके सॉल्व कर सकते हो, तो जो वैल्यू निकल के आ जाएगी भाई कितनी आएगी, N2 की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी 476.19 RPM। ठीक है, सिंपल सा कैलकुलेशन हो गया यहाँ पे, इसको कोई भी कर सकता है। ठीक है, तो जब आप इसको करोगे तो 476.19 RPM आ जाएगा, निकाल के देख लेना कैलकुलेटर से। तो आई होप ये चीज समझ में आई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हमने करा क्या, सबसे पहले बिल्कुल केस जैसे सॉल्व करा जाता है, सबसे पहले आपने गिवन लिख लिया, सारी चीजें जो खास खास बात थी सारी की सारी। एक बात ध्यान रखना, हर एक माइन्यूट डिटेल तुम्हें नोट करनी, तो और वो कब करनी, क्वेश्चन पढ़ते टाइम ही। इससे क्या होगा, टाइम बचेगा। वरना क्या होता है, बहुत बार गलती होती है, हम लोग क्या करते हैं, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद दोबारा क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर तिवारा जब पढ़ेंगे तब गिवन लिखते हैं, तो इससे क्या होता है, टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसके साथ रहना नहीं है, तो याद रखो। इसलिए तुरंत ही आप क्या करो, पहले गिवन से ही नोट करना शुरू कर दो। इक्वेशन याद रख, जो टेक्निक है वो याद रखना। क्या टेक्निक है, सबसे पहले गिवन, फिर उसके बाद फाइंड क्या करना है, फिर फॉर्मूला, फिर उसको कनेक्ट करना है एंड लास्ट में वेरीफाई। ठीक, तो GFFCV यही आपको हमेशा सीक्वेंस फॉलो करना है। अब V देखते हैं, तो देखो V के क्या करना है, V में आता है आपका वेरीफाई, यानी कि 5th स्टेप की बात कर रहा हूं। 5th स्टेप है हमारा वेरीफाई। अब जरा वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई में क्या करना है, कॉमन सेंस लगाना है। तो कॉमन सेंस आपने क्या करा, आपका टॉर्क जो था T2 वो क्या हो रहा है, 2 टाइम्स है T1 के, यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, T2 को मतलब टॉर्क को बढ़ा रहे हैं, यानी T2 ग्रेटर है T1 से। अब तुम डीसी शंट मोटर का तुम कर्व जानते हो कि जब स्पीड टॉर्क कर्व होता है तो स्पीड टॉर्क कर्व में आपने देखा होगा जैसे जैसे टॉर्क बढ़ाएंगे वैसे वैसे स्पीड क्या होगी, डाउन होना शुरू होती है। ठीक, तो जैसे जैसे तुमने टॉर्क बनाया, तो यानी कि अगर कॉमन सेंस यानी कि जो तुमने पढ़ा है, रिटेन्ड नॉलेज जो है उससे कंफर्म करें, तो N2 की वैल्यू हर हालत में कम आनी चाहिए थी N1 से। ठीक, ये बात क्लियर हो गई यहाँ पे, क्योंकि टॉर्क जो होता है जब भी डीसी शंट मोटर में टॉर्क बढ़ाएंगे तो स्पीड कम हो जाएगी। अब ये क्या देखो, रिजल्ट वेरीफाई कर रहे हैं, तो जरा इसको चेक करते हैं। तो भाई आइडियली क्या मतलब, देखो अब N1 कितना दे रखा है, 500 RPM। ठीक, तो लिख लो इसको, N1 कितना दे रखा है, 500 RPM, और जो N2 अभी निकल के आया कितना निकल गया, 476.19। तो N2 निकल के आया 476.19। क्या ये वाली इक्वेशन फॉलो हो रही है? हाँ भाई हो रही है, तो यानी कि आंसर, चांसेस हैं कि आंसर बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल, तो आंसर सही आया है। ठीक, यानी कि जो तुमने पढ़ा है, जो तुम जानते हो, और जो आंसर निकल के आया है वो कॉन्सेप्चुअली बिल्कुल सही है। अब दूसरा स्टेप होता है कैलकुलेशन का। वेरीफाई आप कैलकुलेशन भी कर सकते हो कि भाई उसमें आपको क्या करना, सिंपली आपने ब्रैकेट माइनस प्लस ये सब ठीक लिए, इसको भी एक बार कंफर्म कर लो। तो कॉन्सेप्चुअली जरूर चेक करो आंसर निकाल के। ठीक है, तो क्या कुछ नया सीखने को मिला, तो इसमें कोई खास चीज सीखने को नहीं मिली। जो मेन इंपॉर्टेंट लर्निंग थी वो ये थी कि आपको जो आपने हमेशा पढ़ा है उसको इंप्लीमेंट कैसे आपने अप्लाई करा, एप्लीकेशन सीखने को मिला टॉर्क वाले फॉर्मूले का। यानी कि ये क्वेश्चन
ने ये सिखाया कि जो आपने पढ़ा था कि टॉर्क जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है करंट के, तो उसका यूज कैसे करना है, तो उसका यूज आपने आज सीख लिया इस क्वेश्चन से। तो ये इसकी लर्निंग हो गई, ये आपकी हो गई लर्निंग, ठीक है। और ये हो गया आपका वेरिफिकेशन, यानी कि आपने वेरीफाई भी करा, सीखा भी इस न्यूमेरिकल से जो सीख सकते थे, और काम भी हो गया। समझ में आ गई होगी। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी ये क्वेश्चन से। एक क्वेश्चन मैं आपको और बड़ा इंटरेस्टिंग लेता हूं, और ये गेट का क्वेश्चन है, गेट 2017 में आया था। इसको भी इसी टेक्निक से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कि क्या हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ना, आपको लिख लेना है गिवन। तो गिवन में जी लिख लो, यानी कि फॉर्मूला याद है जी एफ, फाइंड क्या करना है, उसके बाद फॉर्मूला, ये तीन चीजें आपको लिखनी है। तो सबसे पहले गिवन 120 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है, तो VT इक्वल टू दिया हुआ है 120 वोल्ट, ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट क्या दिया है, डीसी शंट मोटर है, इसको भी लिखो, डीसी शंट मोटर हम बात कर रहे हैं, शंट मोटर है, ठीक है। हर छोटी छोटी डिटेल क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेगी, याद रखना, बिल्कुल आपको शेरलॉक होम्स की तरह क्वेश्चन को टैकल करना है, हर एक छोटी से छोटी डिटेल को नोट करना है, क्योंकि वो एक बड़ा ट्विस्ट देती है क्वेश्चन में, ठीक। टेक्स 2 एम्पेयर एट नो लोड, अब देखो ये दे रखा है, ये सारी की सारी किस पे, नो लोड की बात हो रही, नो लोड की, और 2 एम्पेयर ले रहा है ये नो लोड पे, तो टेक्स 2 एम्पेयर, यानी कि 2 एम्पेयर करंट क्या है, ये जो 2 एम्पेयर है ये कौन सा करंट है, ये फील्ड करंट है, आर्मेचर करंट है, या सप्लाई करंट है। तो देखो टेक्स 2 एम्पेयर यानी कि सप्लाई करंट है, ये ध्यान रखना ये चीज। देखो टेक्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे, अगर टेक्स नहीं होता, आर्मेचर करंट दे रखा होता, जैसा पिछले क्वेश्चन में देखो, पुराने क्वेश्चन में दे रखा था आर्मेचर करंट, डायरेक्टली आपको आईए की वैल्यू दी हुई थी, यहाँ पे आईए की वैल्यू तुम्हें डायरेक्ट नहीं दी है, बल्कि लिखा है 2 एम्पेयर करंट ये ले रहा है सप्लाई से, तो यानी कि आपको क्या दे रखा है, आई ए नहीं आई सप्लाई, ठीक है, इक्वल टू 2 एम्पेयर, ठीक, क्लियर हो गया यहाँ पे। उसके बाद दे रखा है, ये चीज एक कंडीशन हो गई, यानी नो लोड की कंडीशन है आपको दे रखी। नेक्स्ट है 7 एम्पेयर करंट ले रहा है एट फुल लोड, तो देखो आई सप्लाई में नो लोड लिख लो। नीचे जितना ज्यादा आप नोटिफिकेशन यूज करोगे, जितना इजीली आप सिंबल यूज करोगे, उतना अच्छा चांसेस होंगे एरर के कम होने के क्वेश्चन में। तो मैंने इसलिए क्या करा, आई सप्लाई और एनएल लिख दिया, यानी कि नो लोड पे 2 एम्पेयर ले रहा है, ठीक। दूसरा क्या दे रखा है, 7 एम्पेयर ले रहा है फुल लोड पे, तो आई सप्लाई एट फुल लोड इक्वल टू कितना दे रखा है, 7 एम्पेयर, क्लियर हो गया यहाँ पे। आगे चलते हैं, रनिंग एट 1200 आरपीएम पे चल रहा है, ठीक, इट टेक्स 7 एम्पेयर फुल लोड एंड रनिंग एट, ठीक। तो अब देखो तुम्हें दे रखी स्पीड, दे रखी स्पीड एट फुल लोड, एंड फुल लोड कितनी दे रखी है, 1200 आरपीएम पे चल रही है भाई मोटर, सही है। आर्मेचर रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, आर ए इक्वल टू 0.8 ओम, ठीक, एंड शंट फील्ड रेजिस्टेंस भी दे रखा है, आर फील्ड इक्वल टू 240 ओम, क्लियर हो गया। अब तुम्हें निकालना क्या है, अब आते हैं फाइंड पे। फाइंड क्या करना है, नो लोड स्पीड, ठीक, तो एन नो लोड NNL ये निकालना है तुम्हें, ठीक है, ये हो गया फाइंड, ठीक। तो देखो तुम्हें गिवन सारी चीजें, सारी डिटेल तुमने नोट कर ली गिवन की, जितनी भी डिटेल पॉसिबल थी, फिर तुमने ये भी नोट कर लिया कि तुम्हें फाइंड क्या करना है। नाउ लास्ट स्टेप आता है फॉर्मूला लिखने का। तो देखो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, यानी कि जो तुम्हें डिटेल्स दी गई हैं और जो फॉर्मूले हैं इनसे रिलेटेड, तो देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, स्पीड का एक ही फॉर्मूला है, N इक्वल टू VT माइनस का IARA, अगर शंट मोटर है तो, डिवाइड बाई K∅, ये वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इस बार हम लोग क्या करना पड़ेगा, देखो क्या कोई फ्लक्स चेंज होने की बात की, नहीं तो फ्लक्स कांस्टेंट है, यानी ये चीज कांस्टेंट हो गई, RA भी कांस्टेंट ही है, इसको भी कांस्टेंट ले लेना है, ठीक, और VT भी कांस्टेंट है, कोई भी हम लोग वोल्टेज चेंज नहीं कर रहे हैं, ये सब चीजें कांस्टेंट हैं, क्लियर। अब देखो इसको बना लेते हैं, नाउ इसको लिख लेते हैं, यानी कि अब क्या कर रहे हैं हम लोग, स्पीड एट नो लोड, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा VT जो हम दे रहे हैं माइनस का IA दे रहे हैं नो लोड पे, इनटू RA फिक्स है, ठीक है, डिवाइड बाई N फुल लोड, ठीक है, VT माइनस का IA एट फुल लोड इनटू RA। अब देखो तुम्हें अब क्या क्या चीजें तुम्हारी मिसिंग है, यानी कि फाइंड क्या करना है, तो एक तो तुम्हें ये निकालना है, ठीक है, दूसरा तुम्हें क्या करना है, IANL निकालना है, ठीक, देखो क्या दे रखा है, ओके सॉरी, हाँ ठीक है बिल्कुल सही, IANL निकालना है। तीसरी चीज IAFL निकालना है, ठीक है। तो देखो अब इसमें 3 अननोन है, यानी कि 3 चीजें तुम्हें नहीं पता है, तो इस फॉर्मूले से आप ये चीज कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये फॉर्मूले से आप केवल सिंगल वैल्यू तो निकाल सकते हो, लेकिन 3 चीजें जब अनकैलकुलेटेड है तो आपको फर्दर इसके अंदर डीप जाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या होता है, अब देखो एक फॉर्मूला क्या है, एक तो हम लोगों ने स्पीड का फॉर्मूला लिख लिया, कोई और फॉर्मूला भी है, तो हाँ एक फॉर्मूला और है कि जिसमें होता है आई जो सप्लाई होती है शंट मोटर्स में, वो इक्वल टू होती है आई फील्ड करंट प्लस आई
आर्मेचर करंट। ये फार्मूला भी आप लोगों ने, अगर ये नहीं याद है तो मेरा जो मैंने इसके ऊपर लेक्चर्स बनाए हुए हैं डीसी सर्किट एनालिसिस के ऊपर, फैमिली डीसी मशीन की फैमिली का लेक्चर आप देख सकते हो, प्लस मैंने उसमें वहां पे सर्किट की एनालिसिस के ऊपर बहुत डिटेल लेक्चर बनाया है, वो आप लोग देखो तो आपको सारे सर्किट सॉल्व करने आ जाएंगे डीसी मशीन के। खैर, तो यहां से एक फार्मूला ये हो गया, ठीक। तो अब हमें क्या करना है, हमें ये तो दे रखा है सबका, दोनों का, लेकिन इसकी जानकारी नहीं है और ना ही इसकी जानकारी है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सर्किट को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ड्रॉ कर लेते हैं। शंट मोटर सर्किट क्या होता है, ये हो गई आरएफ फील्ड रेजिस्टेंस, ठीक है, ये हो गया आरए आर्मेचर रेजिस्टेंस, ये हो गया बैक ईएमएफ ईबी, और यहां हो गया सप्लाई, ये हो गया वी टी या वी सप्लाई, ठीक है। तो वी सप्लाई है, और यहां से जब वी सप्लाई दोगे तो एक करंट यहां से जा रहा होगा आई सप्लाई, वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, आई ए और ये हो जाएगा आई एफ। क्लियर है। अब देखो रेजिस्टेंस तुम्हें दे रखा है कितना, 240 दिया हुआ है, 240 ओम, और आरए तुम्हें कितना दे रखा है, आरए आपको दिया हुआ है, आरए हमने नोट करा है, हाँ, आरए आपको दिया हुआ है 0.8 ओम, ठीक। तो ये दे रखा है 0.8 ओम, ठीक। वी सप्लाई कितनी दी, 120 वोल्ट की दी है। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब तुम्हें चीजें जितनी दी हुई हैं, इससे क्या हम लोग आईएफ और आईए निकाल सकते हैं, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, लूप लगाना है। तो एक लूप आप लगा दो इसमें, ठीक, क्योंकि दोनों पैरेलल में, तो 120 वोल्ट इसके अक्रॉस ड्रॉप होगा। अगर 120 वोल्ट का इसके अक्रॉस ड्रॉप होगा तो आईएफ जो होगा, आईएफ इक्वल टू वी अपॉन आर, यानी कि 120 डिवाइड बाई 240, यानी कितना गया, 0.5 एम्पेयर की करंट आ गई। बस जैसे ये तुम्हारी 0.5 एम्पेयर की आई, तुरंत ही आई एट नो लोड इक्वल टू हो जाएगा आई सप्लाई एट नो लोड माइनस का आई फील्ड, ठीक है। तो आई सप्लाई नो लोड पे कितनी, 2 एम्पेयर, माइनस फील्ड करंट कितना है 0.5, तो यानी कि 1.5 एम्पेयर करंट आ गया आई ए एट नो लोड। समझ में आया, तुरंत ही आपने आई एट नो लोड मिल गया मुझे, ठीक। यानी कि अब क्या हो गया, देखो ये मिल गया मुझे, तुरंत ही ये चीज मिल गई। अब ये और निकालना है फुल लोड पे, इसके लिए भी सेम कंडीशन दे रखी है। अब आई ए एट फुल लोड इक्वल टू हो जाएगा आई सप्लाई एट फुल लोड माइनस का आई एफ। अब देखो फील्ड करंट तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, डीसी शंट मोटर में फील्ड करंट कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि क्या होता है, पैरेलल में लगा हुआ है। आपने क्योंकि सप्लाई वोल्टेज चेंज नहीं करा है और रेजिस्टेंस चेंज नहीं करा है फील्ड का, तो ऑब्वियस चीज है, हर बार ये 0.5 एम्पेयर ही करंट मांगेगा। तो जब 0.5 एम्पेयर करंट मांगेगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा, आई सप्लाई कितनी मांग रहे हो तुम, 7 एम्पेयर, माइनस फील्ड करंट कितना है 0.5, तो ये कितना हो गया 6.5 एम्पेयर। ये क्या निकल के आया, आई ए फुल लोड पे, यानी कि आर्मेचर करंट एट फुल लोड, ठीक। ये हो गया। बस अब आपको क्वेश्चन सॉल्व होते होते बस पहुंच गए हैं। तो ये वैल्यू कितनी निकल के आई, ये आपकी निकल गई 1.5 एम्पेयर, ठीक है, और ये कितनी निकल के आई 6.5 एम्पेयर करंट। बस आपको क्या करना है, अब इसको प्लेस कर दो। तो एन नो लोड की स्पीड इक्वल टू 120 माइनस का 1.5 इंटू 0.8, इसको ब्रैकेट में कर लो, मैंने बताया था गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे, डिवाइड बाई आपका एन फुल लोड कितना है भैया, स्पीड दे रखी है फुल लोड की, हाँ दे रखी है, कितनी दे रखी है भाई, ये 1200 आरपीएम, ठीक है। तो 1200 आरपीएम दे रखी है, इसको यहाँ पे मार्क कर लो। तो 1200 दे रखी है, यानी कि यहाँ पे डायरेक्टली प्लेस कर दो 1200, ठीक है, 1200 इक्वल टू 120 माइनस का 6.5 इंटू 0.8। बस अब देखो ये पता है, अब इसमें क्या रहेगा, केवल एक वेरिएबल रहेगा, इसको इजीली आप लोग सॉल्व कर लोगे। इसमें आई डोंट थिंक कि आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होनी चाहिए। और इसकी मैं वैल्यू बता देता हूँ, जब आप इसे कैलकुलेटर से या फिर नॉर्मली कैलकुलेट करोगे तो इसकी स्पीड निकल के आ जाएगी, यानी कि एन जो एनएल जो निकालना था वो आएगा 1241.81 आरपीएम, 1241.81 आरपीएम। समझ में आ गया, ठीक। तो आपने देखो क्या करा, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यही टेक्निक आप मैंने सिंपली फॉलो करी। जैसे केस सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हमने क्या करा, फर्स्ट स्टेप हमारा था कि हमने सारी की सारी गिवन डिटेल, यानी कि गिवन को लिख लिया, हर माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल लिखी, कुछ भी नहीं छोड़ा। फिर हमने क्या करा, क्या चीज फाइंड करनी थी, तो नो लोड स्पीड निकालनी थी, ये लिख लिया। देन हमने फॉर्मूला लिखा, तो एक फॉर्मूला तो स्पीड का यूज हो गया। जब स्पीड का फॉर्मूला हमने लिखा तो भाई हमें पता चला 3 वेरिएबल निकालने हैं, तो 3 वेरिएबल। अब हमने सोचा कि क्या कोई और फॉर्मूला भी है, तो हाँ जी, एक फॉर्मूला और है जो कि इसको कनेक्ट करता है। इसके लिए हमने बनाया सर्किट डायग्राम, और सर्किट डायग्राम से हमने आई ए एट नो लोड और आई एट फुल लोड निकाल लिया। एक बार ये निकाला, देन लास्ट स्टेप हमने क्या करा था, लास्ट स्टेप था कनेक्ट करना, और वो हमने कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट में मतलब सारी वैल्यू को प्लेस करके इक्वेशन सॉल्व कर दिया। नाउ लास्ट स्टेप आता है, जो बिल्कुल लास्ट स्टेप है, यानी कि 5th स्टेप, वो है वेरीफाई। वेरीफाई करना। अब देखो वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले क्या चीज वेरीफाई करोगे कि स्पीड के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखो नो लोड पे, देखो अगर कॉमन सेंस लगाओगे अपना, तो इसमें हम लोग जो जानते हैं, जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है उसमें हम लोग जानते हैं कि नो लोड स्पीड, एन नो लोड, ठीक है, और एक होती है एन फुल लोड।
तो ऑब्वियस ही चीज़ है, जब लोड नहीं लगा होगा तो मोटर ज़्यादा तेज चल रही होगी शंट मोटर। जैसे ही आप लोड लगाओगे तो उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, डाउन हो जानी चाहिए, ठीक है। तो यानी कि फुल लोड स्पीड हमेशा कम होनी चाहिए नो लोड से। तो देखो क्या ऐसा ही हो रहा है। तो देखो इसके लिए हमारी स्पीड नो लोड फुल लोड स्पीड कितनी थी, 1200 आरपीएम पे थी, ठीक है। फुल लोड स्पीड थी तुम्हारी 1200 आरपीएम। नो लोड स्पीड कितनी निकल के आई है भाई, नो लोड स्पीड निकल के अभी मैंने निकाला 1241 तो क्या नो लोड स्पीड ज्यादा है, हाँ भाई ज्यादा है, यानी कि तुम्हारा आंसर सही है, यानी कि कॉन्सेप्चुअली आंसर सही है। तो वेरीफाई में क्या करना है आपको, वेरीफाई में आपने सबसे पहले कॉन्सेप्चुअली चेक करना है, कॉन्सेप्चुअली क्या ठीक हो। तो कॉन्सेप्चुअली सही करने के लिए आपने देख लिया, ठीक। देन आता है आपको देखना कैलकुलेशन चेक करनी, कैलकुलेशन तुम चेक कर लो। तो उसमें ब्रैकेट हमने यूज करें, आप सारी एक बार इक्वेशन चेक कर सकते हो कहीं गलती तो नहीं हो रही प्लस माइनस की। देन लास्ट में आपको लिखना है आपने सीखा क्या, यानी कि लर्निंग क्या हुई। ये लर्निंग वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आप घर पे यूज करेंगे, जब घर पे प्रैक्टिस कर रहे होंगे, वहां पे नहीं, गेट में आपको लर्निंग करने की जरूरत नहीं है, ये चीज आप घर आके नोट करोगे। तो लर्निंग क्या सीखी, तो लर्निंग हमने कोई ऐसी खास इसमें नहीं सीखा। मेन बात ये थी कि हमें एक जो खास चीज सीखने को मिली, जो मुझे लगता है कि आपने सीखी, कि जब सप्लाई करंट आपको दे रखा था, ये चीज की लर्निंग थी। यानी कि जो ट्रिगर पॉइंट था, यानी कि जो बच्चे क्वेश्चन गलत करेंगे वो कहाँ करेंगे, आप लोग क्वेश्चन जो गलत करोगे वो करोगे यहाँ पे टेक्स 2 एम्पेयर पे। याद रखना 2 एम्पेयर करंट जो है ये आई सप्लाई है, इसको आईए मत ले लेना। जो लोग इसको आईए लेंगे तुरंत ही एक आंसर मैच कर जाएगा और आंसर आपका गलत हो जाएगा, समझ में आया। तो ये सप्लाई करंट है, क्लियर हो गया, ठीक। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। हमने इसमें जो स्टेप बताए मैंने, सबसे पहले आपको गिवन नोट कर देना है, देन सबसे पहले आपको गिवन नोट करना है, देन आपको क्या चीज फाइंड करनी है वो लिखना है, देन इन दोनों को कनेक्ट करने वाला आपको फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। फॉर्मूला जब ये तीनों चीजें लिख ली, देन इन तीनों चीजों को लिखने के बाद आपको इन्हें कनेक्ट कर देना है, और कनेक्ट करने के बाद जब ये चारों स्टेप कर लिए तो लास्ट स्टेप आपको करना है वेरीफाई। वेरीफाई में आपको क्या करना है, 3 स्टेप करने। एक तो कॉन्सेप्चुअली देखो वेरीफाई करो कि जो तुमने पढ़ा है कॉन्सेप्चुअली क्या तुम वेरीफाई कर पा रहे हो। दूसरा स्टेप आपको क्या करना है, कैलकुलेशंस वेरीफाई करनी, कैलकुलेशंस, ठीक है। और तीसरा स्टेप है लर्निंग, कि क्या कुछ सीखने को मिला है इसमें से, क्या कोई खास बात है, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, मशीन छोड़ो, तुम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी छोड़ो, तुम मैकेनिकल इंजीनियरिंग, किसी भी इंजीनियरिंग ब्रांच, नॉर्मल भी, यानी कि अगर आप एक नॉर्मल इक्वेशन भी सॉल्व करो, लाइफ की किसी भी तरीके की टेक्निकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, तो ये जो टेक्निक मैंने आपको बताई है, ये जो इन्वेस्टिगेशन का जो तरीका बताया है, इस तरीके से अगर आप सॉल्व करेंगे तो आई होप आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्लस न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। और ये जरूरी है, कोई भी प्रॉब्लम अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो उसके बाद जो लास्ट स्टेप में, जो लास्ट 5th स्टेप है वेरीफाई, जो 3 तरीके बताए हैं, कॉन्सेप्चुअली देख लो, फिर आप उसको कैलकुलेशन वाइज देख लो, जो थर्ड पॉइंट है यानी कि लर्निंग, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और यही आपको अलग बनाएगी अपनी लाइफ में, ठीक। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। अगर ये टेक्निक आपके लिए हेल्पफुल हुई है, आप इसे क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको मदद मिली है, तो मुझे जरूर बताना। मुझे अच्छा लगेगा ये जान के कि जो मैं कोशिशें कर रहा हूँ वो आप लोग तक पहुंच रही हैं और वो आपके काम आ रही हैं। आपने अपना समय दिया उसके लिए धन्यवाद। अगर कोई जरूरी चीज है, कोई और टॉपिक आप चाहते हो जो मैं आपको हेल्प करूं किसी पर्टिकुलर टॉपिक में, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं।